आप सभी को नीतीश सर का बहुत बहुत नमस्कार। आज हम प्लस टू के एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चैप्टर है हमारा सॉल्यूशंस। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आने वाला सॉल्यूशंस। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक इस टॉपिक में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। तो हम समझते हैं सॉल्यूशंस को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में। ये चैप्टर टोटल जो है वो 4 सेक्शंस में 4 क्लासेज में रहेगा। आज हम कवर करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे सॉल्यूशंस में इनिशियल पार्ट के लिए आते हैं। देन सॉल्यूशन से रिलेटेड लॉज और जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेज में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस ज्यादा कुछ नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स है। क्या है प्यारे बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब वो 2 कंपोनेंट्स क्या हैं? किसी भी सॉल्यूशन को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द कंपोजिशन सोल्यूट एंड सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ये 2 कंपोनेंट से मिलके क्या बनाता है प्यारे बच्चों? एक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो सोल्यूट और सोलवेंट क्या है इनको हम समझते हैं और याद रखेंगे। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स, यानी कि कंप्लीटली होमोजेनाइज हो जाए। किसी भी सॉल्यूशन को जब प्रिपेयर किया गया है तो यूजुअली ऐसा कहा जाता है द कंपोनेंट विच इज टेकन इन हायर कंसंट्रेशन, जिसे हायर अमाउंट में लिया गया है, दैट इज कॉल्ड ए सोलवेंट। ठीक है, और वो कंपोनेंट जिसे एक लोअर अमाउंट में लिया गया है उसे कहा जाता है सोल्यूट। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा बोलना पूरी तरह से भी ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। सोल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का विच है पावर और प्रॉपर्टी टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। यानी कि वो जब किसी कंपोनेंट को हम एक मीडियम में इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां जाके वो उसके साथ एक इंटरेक्शन करता है और उस इंटरेक्शन की वजह से, यानी कि डिसोल्यूशन अकर होगा और डिसोल्यूशन की वजह से हमें क्या मिलती है? एक उसकी सोल्यूबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है प्यारे बच्चों? सोल्यूबिलिटी मिलती है। तो उसी सोल्यूबिलिटी की वजह से ही एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो यानी कि सोल्यूट के पास 2 तरह की प्रॉपर्टी है, टू डिसॉल्व यानी कि टू अट्रैक्ट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड गेट डिसॉल्व, और अकॉर्डिंग टू इट्स कंसंट्रेशन गेट्स कंप्लीटली मिसिबल, यानी कि पूरी तरह से उसके अंदर घुल जाना। ये क्या डिसाइड करता है? उसकी सोल्यूबिलिटी को डिसाइड करता है। ठीक है, जबकि जो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या है प्यारे बच्चों? सॉल्वेंट इट कैन easily interact with solute particle। वो सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ क्या करता है? इजीली अट्रैक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, यानी कि एक आइंग कमिंग पार्टिकल को अपने स्पेस में जगह देता है। और उसकी वजह से, उसका ऐसा करने की वजह से, किसकी क्या करने की वजह से? सॉल्वेंट का सोल्यूट पार्टिकल्स को अपने स्पेस में जगह देने की वजह से ही फाइनली सोल्यूट एंड सॉल्वेंट रिजल्ट्स द अकरेंस ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और किस तरह के सॉल्यूशंस हमारे यहाँ इंक्लूड किए जाते हैं। तो हम उन्हीं सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे जिन सॉल्यूशंस को क्या कहा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होंगे? ये एक ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें सोल्यूट और सॉल्वेंट, सिर्फ सोल्यूट और सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है, लेकिन सोल्यूट में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का सोल्यूट प्रेजेंट है। अगर आप घर में शिकंजी बना रहे हैं जिसमें आप पानी के अंदर नमक, चीनी, नींबू का रस डालते हैं, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वहां आपने वाटर में क्या किया है? 3 कंपोनेंट्स को मिक्स किया। प्यारे बच्चों, कितने को? 3 कंपोनेंट्स को। क्या क्या है वो? पहले आपने क्या मिक्स किया? सॉल्ट, देन शुगर और देन लेमन जूस, नींबू का रस। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशंस को जो प्रिपेयर किया जा रहा है
तो टोटल दो ही कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट में एक सोल्यूट है, सेकंड सॉल्वेंट है। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, देन फर्दर यहां से आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस कितनी तरह के होंगे? तो सबसे पहला हम जो ले रहे हैं जो टाइप हम लेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन पे क्यों कहा गया? तो एक बात को याद रखेंगे, ये इसलिए कहा गया है सोल्यूट के लिए, बिकॉज नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द या डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। यहां मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं प्यारे बच्चों, और ध्यान से सुनना, आप सुनते ही समझ जाओगे कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूं। वैसे मैं इसका हिंट नहीं देता हूं पहले, मैंने अब आपको दे दिया। सपोज आपने दो ग्लास लिए, एक गिलास में दूसरे गिलास में दोनों में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, एक में आपने नमक डाला, एक में आपने चीनी डाली, दोनों को डिसोल्व कर दिया। ठीक है, यानी कि अब आपके पास दो ग्लासेस हैं जिनके अंदर एक के अंदर साल्ट सॉल्यूशन है, एक के अंदर शुगर सॉल्यूशन। अब जिसमें आपने नमक डाला है वो सॉल्यूशन नमक डालने की वजह से मीठा हो जाएगा, और जिसमें आपने चीनी डाली है तो चीनी डालने की वजह से वो क्या हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। बिल्कुल सही। आप जब जानते हैं कि नमक डालने की वजह से सॉल्यूशन कभी मीठा नहीं हो सकता, तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कौन डिसाइड कर रहा है या किसकी वजह से है? ड्यू टू नेचर ऑफ सोल्यूट है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, तो वो करेक्शन क्या रहेगी स्टेटमेंट में कि नमक की वजह से सॉल्यूशन नमकीन होगा और चीनी की वजह से सॉल्यूशन मीठा होगा, बिकॉज सोल्यूट डिसाइड्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। तो कंसंट्रेशन सोल्यूट की मायने रखती है। कंसंट्रेशन कैसे मायने रखती है? अब इस बात के लिए फिर से हम समझते हैं। हमने फिर से दो ग्लास लिए पानी के, एक में हमने 1 चम्मच चीनी को डाला, एक में हमने 4 चम्मच चीनी को डाला, सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया। अब जिस सॉल्यूशन में हमने 1 ही चम्मच चीनी का डाला है वो बहुत ज्यादा मीठा हो चुका है, और दूसरा जिसके अंदर हमने 4 चम्मच चीनी के डाले हैं वो तो अभी भी फीका ही है। बिल्कुल सही। नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि कंसंट्रेशन, जो अमाउंट, जो मात्रा हमने वहां सोल्यूट की ली है दोनों ग्लासेस के अंदर, अमाउंट भी डिसाइड करती है क्या? नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्या डिसाइड करती है प्यारे बच्चों? नेचर ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करती है। जिस ग्लास में हमने 1 चम्मच चीनी को लिया है वो एज कंपेयर्ड टू 4 स्पून ऑफ शुगर के कंपैरिजन में प्यारे बच्चों क्या रहेगा? फीका ही रहेगा। इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हम कितना डिसोल्व कर पा रहे हैं उसी के बेसिस पे सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के होंगे, जिसमें पहला आता है द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या आता है प्यारे बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें हम क्या कहेंगे? द मैक्सिमम amount of solute dissolved without increase in temperature। बिना टेम्परेचर को इंक्रीज किए आप सोल्यूट को ज्यादा से ज्यादा जितना भी डिसोल्व कर पा रहे हैं तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कुछ बुक्स में आपको ये सॉल्यूशन एक दूसरी टर्म से भी लिखा मिल सकता है। यूजुअली हम ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसा करते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये डिफरेंस अभी अभी बताऊंगा मैं आपको कि क्या फर्क रहता है। ठीक है, 2 मिनट दीजिए बस, पहले हम इस बात को समझते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपने कई बार देखा होगा कि हम एक जग लेते हैं या एक ग्लास लेते हैं जिसके अंदर हमने वाटर लिया, ठीक है, और इसमें हमने बाहर से ऐड किया शुगर को, और शुगर को हम ऐड करते ही चले जाएं तो एक टाइम आ जाएगा जब हम एक्स्ट्रा शुगर को वाटर के अंदर अब डिसोल्व नहीं कर सकते। स्टीरिंग करके चम्मच हिला के और ज्यादा डिसोल्व नहीं कर सकते। एक लिमिट तक चीनी उसमें डिसोल्व होगी, उसके बाद डिसोल्व होना वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी।
अब अगर हम मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शुगर को डिसोल्व करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता यहाँ, उसके लिए हमें चीनी या सॉल्यूशन जो ये है उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज ही करना पड़ेगा। अगर आप सही पकड़ पा रहे होंगे तो आपने हलवाई को चाशनी बनाते हुए देखा होगा, तो वो क्या करता है, नीचे से गर्म करता है, लेकिन हमें ऐसा अलाउड नहीं है अभी करना। अगर हम ऐसा करते हैं क्या कि हम इंक्रीज करते हैं इन टेम्परेचर, तो फिर हम क्या कर बैठेंगे, हम एक दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चल पड़ेंगे जिसे क्या कहा जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम क्या गिवन कितना भी अगर आपको सोल्यूट दे दिया जाए, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट is dissolved by increasing temperature, or can say solution prepared at high temperature। ऐसे सॉल्यूशंस जिनको हाई टेम्परेचर पे प्रिपेयर कर दिया, यानी कि हमने क्या किया, कितना भी सोल्यूट डिसोल्व करना है, हमारा वो टारगेट ही नहीं था कि हम पहले स्टीरिंग करेंगे, उसको पूरी तरह से डिसोल्व करेंगे, या फिर एक टाइम आ जाएगा जब सोल्यूट डिसोल्व होना बंद हो जाएगा तो सोचेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करें। पहले ही क्या कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, शुगर जो था या कोई भी सोल्यूट था, अगर वो सॉलिड है तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड है तो अपनी विस्कोसिटी खो देगा, और वो मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या होगा, सॉल्वेंट में डिसोल्व हो जाएगा, और इस वजह से एक हमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। और ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होंगे, इसमें सोल्यूट की एक्सेस क्वांटिटी डिसोल्व होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से ये हमारे पास टाइप्स आता है डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो प्यारे बच्चों ये जो है ये टाइप्स हैं डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कि हमने सोल्यूट की अमाउंट को किस तरह से डिसोल्व किया, ये डिपेंडिंग ऑन सोल्यूबिलिटी पे आप बोल सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हम आगे चले तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस और आते हैं। ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वर्सेस डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप सबको पता ही है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस किन्हें कहा जाएगा, द सॉल्यूशंस हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज कंपेयर्ड टू सॉल्वेंट। किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो वहां टेस्ट नेचर किसका आएगा, सोल्यूट का ही आएगा। और कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी को लोअर रखा गया है एज कंपेयर्ड टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाएगा। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से याद कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर में थोड़ा सा आगे चलने के बाद इनका रेफरेंस फिर से लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस की अपनी एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी रहता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है कंसंट्रेटेड, तो वो हमें एक्सेस ऑफ अमाउंट से भी पता लगता है या गिवन कंसंट्रेशन से भी पता लगता है। इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, तो अब हमारा जो काम आता है वो है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन में मोल कंसेप्ट को समझना, मोल कंसेप्ट को जानना। ये एक जरूरी चीज है, एक जरूरी टॉपिक है। ठीक है, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मोल है, और मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में कवर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ए मोल। एक मोल क्या है, तो मोल नन अदर देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक यूनिट है। ठीक है, और मोल कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, एवोगैड्रोज ने। तो ये उन्हीं के नाम से जाना जाता है क्या, एवोगैड्रोज
concept ठीक है, और इन द nutshell the 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 raised to the power 23 number of atoms or molecules। एक तो आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। आल्सो 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स 22.4 लीटर वॉल्यूम, that is volume of gas at STP, standard temperature and pressure। S stands for standard, T stands for temperature, और कितना रहेगा प्यारे बच्चों, टेम्परेचर रहेगा 273 केल्विन, ठीक है। गैस के केस में ये याद रखेंगे, लिक्विड्स के केस में टेम्परेचर ये नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये गैस के केसेस में टेम्परेचर है। एंड प्रेशर P शुड बी इक्वल टू कितना, 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ये एक छोटा सा ब्रीफ दिया मैंने। अब मोल कंसेप्ट में की अप्रोच सॉल्यूशंस में क्या है हम वो समझते हैं, और उसके लिए जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या है प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या आती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से मतलब हमारा यहाँ क्या रहेगा, सब्सटेंस। देखो सॉल्यूशन में तो हमारे पास दो ही तरह के सब्सटेंस है ना, सोल्यूट या सोलवेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कैसे कैलकुलेट होगा, it is the ratio of number of moles, या ratio of number of moles is the ratio of, that is number of moles is the ratio of given mass of that substance। अब गिवन मास तो गिवन ही होगा ना बेटा, बाय मोलर मास ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस का हम क्या लेंगे, मोलर मास लेंगे। अगर इन्हें हम सिंबल से एक्सप्रेस करें, देन गिवन मास इज इक्वल टू इज W एंड मोलर मास इज इक्वल टू M। द नंबर ऑफ मोल्स इज स्मॉल n, दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू W बाय M। क्या कहलाएगा, मैं फिर से लिख रहा हूं, स्मॉल n इज इक्वल टू W बाय M, ठीक है प्यारे बच्चों, ये रिलेशन है। अब एक इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं। इस चैप्टर में हम याद रखेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए हम कुछ सिंबल्स बनाते हैं, ताकि हमें बार बार इतनी लंबी स्पेलिंग्स ना लिखनी पड़े, ठीक है। तो सॉल्वेंट के लिए हमारा सिंबल क्या रहेगा, A, और सोल्यूट के लिए हमारा सिंबल क्या रहेगा, B, ठीक है। ये इंडेक्स आप याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सिंबल लिया हमने A और B। तो अगर मैं यहां लिखता हूं Na, क्या लिखता हूं मैं, Na, तो Na का मतलब क्या होगा, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, A किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। तो क्या बोलेंगे इसको, बोलने में क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला क्या आएगा प्यारे बच्चों, WA बाय MA, मास, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और इसी तरह से अगर हमें कहा जाए NB, तो B क्या है प्यारे बच्चों, B है सोल्यूट, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो फॉर्मूला क्या आएगा, WB बाय MB, ठीक है प्यारे बच्चों। तो W गिवन मास तो हमें स्टेटमेंट में गिवन ही होगा। कैसे होगा, हम एक न्यूमेरिकल से इस चीज को समझते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं यहां, एग्जाम्पल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of each component of solution having 23%
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल या 23% इथेनॉल। ये जो सॉल्यूशन है ये मैं मार्क कर देता हूं कि ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से मतलब क्या होगा, बिल्कुल सही, वाटर है वहां क्या है, सॉल्वेंट है। 23% ऑफ इथेनॉल, ये क्यों लिखा गया है, तो पिछली स्लाइड्स में हम चलते हैं। वहां प्यारे बच्चों एक बात देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा था क्या, ध्यान से देखना, वो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नेचर ऑफ सोल्यूट। तो इसीलिए कंसंट्रेशन किसकी लिख के देगा प्यारे बच्चों में, सोल्यूट की ही लिख के देगा ना, क्योंकि सोल्यूट ही तो नेचर डिसाइड कर रहा है। तो इसी के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल्स में हमें जो परसेंट कंसंट्रेशन जो दिया मिलेगा वो प्यारे बच्चों किसका होगा, बिल्कुल सही, सोल्यूट का ही होगा। इस स्टेटमेंट को हम पहले उठाते हैं और देखते हैं कि क्या कंसंट्रेशन हमें दी गई है और क्या कहना चाहता है। 23% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 100 ml और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ml या ग्राम, तो उसमें 23 ml 23 पार्ट हमारे पास क्या है, उस सॉल्यूशन का क्या है, बिल्कुल सही, वो क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, तो बाकी जो बच जाता है प्यारे बच्चों वो कितना बच गया, कितना है, बिल्कुल सही, 77 पार्ट हमारे पास क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन एक्वस है तो 77 पार्ट हमारे पास क्या है, वाटर है। ठीक है, बाहर रख लो, बस अभी आया, बाहर रख लो, ढक दो। 77 पार्ट हमारे पास क्या है, वाटर है। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या जाता है, गिवन मास ऑफ ईच कंपोनेंट। अब याद होगा हमने पीछे कहा था कि अगर सोल्यूट है तो सोल्यूट को हम क्या साइन दे रहे हैं बेटा, क्या सिंबल दे रहे हैं, बी। सोलवेंट है तो सोलवेंट को हम क्या साइन दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ए। ठीक है, तो हमारे पास WA कितना है, WA है हमारे पास 77 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोलवेंट यानी कि वाटर का मोलर मास क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वाटर का फॉर्मूला H2O लिखोगे तो H2O के लिए उसका मोलर मास कितना आएगा, 18 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से WB इथेनॉल का गिवन मास कितना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही, 23 ग्राम। और MB कितना है हमारे पास, यानी कि इथेनॉल, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, C2H5OH। नंबर ऑफ एटम से उनके एटॉमिक मासेस को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल मास जो आएगा वो कितना आएगा, 46 ग्राम। ठीक है, अब इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो Na क्या आएगा बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। इसी तरह से Nb कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो प्यारे बच्चों ये कितना आएगा, 1/2 दैट इज 0.5 मोल। किसका है प्यारे बच्चों, इथेनॉल के लिए यानी कि सोल्यूट के लिए। और ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल करिए इसको डिवाइड, सही, 4 नियर अबाउट 5 मोल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे आने वाली और कंसंट्रेशन टर्म्स को भी इन्वॉल्व करेंगे और रियल क्वेश्चंस हमारे वहीं से बनते हैं और उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी यूटिलाइज होती है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए टॉपिक इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस जब भी मिले आपको चैप्टर से रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको वो ग्रोथ करने के लिए हेल्प करे।